निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 30 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। कथन 2, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। सही कथन का चयन करना है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं का नंबर 1 योगदानकर्ता बन गया भारत में, जिस वजह से न्यूज चर्चा में है। लेकिन ध्यान रखना है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में अभी भी पंजाब ही नंबर 1 है, लेकिन कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। ठीक। दूसरा फैक्ट, दुनिया के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। कहाँ खोला गया है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में। इसका नाम रखा गया है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। हमने देखा पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। यहाँ सही नहीं है अगर लिख दें तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका ध्यान हमें जरूर रखना है कि यहाँ सही है लिखा है या सही नहीं है लिखा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवैध वन्यजीव व्यापार पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई? WWF, WCCB, ट्रैफिक, FATF। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अवैध वन्यजीव व्यापार पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है। आंसर भी पता चल गया, FATF ने करी है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट भी कहा गया है। और इसके अनुसार ये जो अवैध व्यापार है लगभग 23 बिलियन डॉलर के आसपास होता है। और इसमें एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि ये लोग अवैध व्यापार करने के लिए जो वैध वन्यजीव व्यापार या आयात निर्यात के प्रावधान है उनका दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कर चोरी का सहारा लेते हैं, पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और मोबाइल तथा सोशल मीडिया आधारित भुगतानों का सहारा लेते हैं। और एक ये फैक्ट है कि 7,000 से अधिक वन्य जीवों तथा पौधों की प्रजातियों का अवैध व्यापार किया जाता है। 7,000 से अधिक प्रजातियों का। तो आंसर आपको पता ही चल गया किसके द्वारा की गई है? FATF के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ भविष्य की साझा दृष्टि, शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर। ये स्टेटमेंट मीडिया में चर्चा में है और कई बार ये चर्चा में आता है। तो ये किसके लिए उल्लेखित किया गया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, UN75 घोषणा के लिए, ग्रुप ऑफ 7 क्लब के लिए, या आत्मनिर्भर भारत के लिए? देखते हैं तो क्यों चर्चा में। यूनाइटेड नेशन की जब इस पे साइन किए गए थे उसकी 75वीं वर्षगांठ है। जब भी इस तरह का होता है किसी की 25वीं वर्षगांठ, 50वीं, 75वीं, 100वीं, तो उस पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इस पर भी बन सकता है। तो यूनाइटेड नेशन को इसमें अपना डिक्लेरेशन करना है, उसमें किन शब्दों का प्रयोग करा जाए उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है। ये वाक्यांश UN ने प्रयोग करना चाहा है, उभयनिष्ठ भविष्य हेतु साझा दृष्टि, शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर। लेकिन इस पे कुछ देशों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विजन, साझा भविष्य के लिए समर्पित समुदाय, कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, इससे मिलता जुलता है और इससे प्रभावित है। तो कुछ देशों ने इसका विरोध किया है। किस किस ने किया है विरोध करने वालों में? विरोध करने वालों में भारत शामिल है, 5 आइज शामिल है। ये भी प्रीलिम्स के लिए काम का हो सकता है। द 5 आइज ग्रुप में कौन कौन कंट्री शामिल है देखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA शामिल है, कनाडा शामिल है, इधर नीचे देखेंगे तब ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, और यूरोप वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम शामिल है। तो ये 5 कंट्री इसमें शामिल है, इनको बोला जाता है 5 आइज। ये 5 आइज है क्या? यह एक खुफिया गठबंधन है। ये देख लिया हमने कौन कौन शामिल है। यह देश बहुपक्षीय UK-US समझौते के पक्षकार हैं। इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी और उस समय इसमें UK और US शामिल थे। बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनको भी शामिल कर लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर। ये किससे संदर्भित है, किस लिए चर्चा में है? UN75 घोषणा से। नेक्स्ट देखते हैं, 9 डैश लाइन। ये शब्द अक्सर चीन और कुछ देशों के समूह के मध्य विवाद का कारण बनता है। तो ये जो कुछ देशों का समूह है इसमें कौन कौन शामिल है? ये समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण प्रशांत व्यापार समझौता, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। एक तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि चीन को अमेरिका ने वार्न किया है और इस क्षेत्र में उसके व्यवहार को दादागिरी वाला व्यवहार बताया है। दूसरा इसलिए चर्चा में है कि 9 डैश लाइन को लेकर
चीन का इंडोनेशिया के साथ में विवाद हुआ है, तो जिस वजह से ये चर्चा में है। ये क्षेत्र है क्या, इसको आप देख सकते हैं। ये चाइना का क्षेत्र, ये वियतनाम, ये छोटे छोटे द्वीप हैं और ये 9 रेखाएं खींची हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाली लाइन कहलाती है 9 डैश लाइन, और इनके आधार पे चीन अपनी समुद्री रेखा तय करता है, जिसलिए ये विवाद का कारण बनता है इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ। इन सब देशों के साथ में चीन का विवाद है। ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों के साथ में विवाद रहता है। तो ये देश कौन से क्षेत्र के हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई देश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन किसी पूर्ण हो चुकी परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया है। देखते हैं चर्चा में क्यों है और इसमें से सही क्या होगा। हाल ही में सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, उसके लिए सरकार मसौदा ला रही है, जिसको स्थगित करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मांग करी है। किसने? कई विश्वविद्यालयों ने और कॉलेज के छात्र संघों ने। तो पहले देखते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन किससे स्थापित हुआ है और क्या है। पर्यावरण प्रभाव आकलन को वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया है। पर्यावरण प्रभाव आकलन किसी प्रस्तावित परियोजना, ध्यान रखना प्रस्तावित परियोजना जो कि अभी केवल प्रस्ताव में है, उस पर लागू नहीं किया गया है, के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। पहले उसका आकलन किया जाता है, अगर पर्यावरण पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा होता है तब उस योजना को मंजूरी नहीं दी जाती। ये कहलाता है पर्यावरण प्रभाव आकलन। केंद्र सरकार जो मसौदा ला रही है उसमें लेकर कुछ आपत्तियां हैं जो काम की नहीं है, जैसे सार्वजनिक परामर्श सुनवाई की अवधि घटाकर अधिकतम 40 दिन की जा रही है। जनता से जो प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं उसकी अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है। कुछ ऐसे विषैले उद्योग हैं जो लाल और नारंगी रंग श्रेणी में रखे जाते हैं, वो संरक्षित क्षेत्र से 0 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है, तो जिसके कारण से समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ लिखा है पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं नहीं, प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा ही स्थापित किया गया है। इसका मतलब पर्यावरण प्रभाव आकलन का एक वैधानिक आधार है। इसमें पूछा गया है सत्य कथन, तो सत्य कथन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, और यही सत्य में आ और लगा दें, असत्य कर दें, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये सत्य असत्य, इसको जरूर ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।